Hello everyone, welcome to Arinjay Academy. In this video, we will solve NCERT solution of Class 8 Science, Chapter 2 Microorganisms, Friends and Foe. तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ तो यहाँ पे एक डिवाइस बतानी है या एक ऐसी चीज़ बतानी है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप सभी को पता होगा, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, जितनी भी बहुत छोटी चीज़ें होती हैं वो सब होती हैं। जैसे अभी अगर देखें तो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आप उसको ऐसे देख नहीं सकते हैं हवा में, बट ये WHO ने कह दिया है कि कोरोना वायरस एक एयरबॉर्न वायरस है। तो वो एयर में प्रेजेंट रहता है बट दिखता नहीं है, लेकिन लैबोरेटरीज में उसको देख सकते हैं। तो किसकी मदद से देख सकते हैं? एक डिवाइस की मदद से, जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो माइक्रो में जो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल, और स्कोप मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी। तो जब किसी भी बहुत ही छोटी चीज़ों की स्टडी करनी है तो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ब्लू ग्रीन एल्गे, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसमें ये हमें बताना है कि वो क्या फिक्स करते हैं एयर से डायरेक्टली लेके, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हो, आपको याद हो, अपन ने एक क्वेश्चन में देखा था कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके पास ऐसी स्पेशल पावर रहती है कि वो जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसको डायरेक्टली ये कन्वर्ट कर लेते हैं यूजेबल फॉर्म में सॉइल के अंदर, और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि हमें पता है सॉइल को 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल को चाहिए हैं, वो होता है N, P और K। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम। तो ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी या एबिलिटी थी, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की होती है। उनके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, इनके पास भी ये स्पेशल एबिलिटी होती है। उन प्लांट्स के पास ये एबिलिटी थी क्योंकि उनके पास रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया था। इनके पास ये एबिलिटी होती है क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेट्रोसिस्ट करके एक स्ट्रक्चर होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। थर्ड इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन वाली जो प्रोसेस है वो यीस्ट पे, जब फर्मेंट होता है तो उससे हमको अल्कोहल मिलता है। तो इसका सही आंसर है यीस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा एक डिसीज़ है जो जिसमें जो मेजर सिम्टम होता है वो होता है बहुत एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, बॉडी में हो जाना। तो ये एक सिम्टम है जो कि कॉज किया जाता है एक बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इन 4 ऑप्शन में से यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है? शुगर नहीं, शुगर हमको शुगर केन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट की जाती है। अल्कोहल हमने पीछे भी देख चुके हैं कि हाँ, अल्कोहल की प्रोडक्शन में यीस्ट यूज़ होता है, तो सही आंसर है अल्कोहल। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन, इनकी प्रोडक्शन में भी यीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। HCl एक इनऑर्गेनिक एसिड है जिसको हमें लैब में ही प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। इसमें से एंटीबायोटिक कौन सी है ये पता होने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक एंटीबायोटिक होती क्या है। जब भी बॉडी में कुछ डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो उनको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बेसिकली बनती यीस्ट से ही है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन सब में से एंटीबायोटिक का एक नाम बताना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं हो सकता, एक केमिकल है वो। अल्कोहल भी एक एंटीबायोटिक नहीं है। यीस्ट से बनती ज़रूर है एंटीबायोटिक, लेकिन एंटीबायोटिक जो बनती है उसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन है। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो मलेरिया कौन कॉज करता है ये सभी को पता होगा। बोलते हैं ऐसा कि मच्छर काट लेगा तो मलेरिया डेंगू हो जाता है, तो सभी को पता होगा कि मच्छर से, मॉस्किटो से मलेरिया होता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो पहला ही है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और कॉज भी करती है फीमेल एनोफिलीज, एक मॉस्किटो की एक जीनस है मॉस्किटो का, लेकिन उसमें भी सिर्फ फीमेल्स ही कॉज करती हैं। और प्रोटोजोन्स एक टाइप के, प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, जू मतलब होता है एनिमल। तो एक टाइप के बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं ये।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ इज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन से होते हैं? ऐसे डिसीजेस जो स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे कॉमन कैरियर कौन सा होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई जैसे अगर कोई खाना खुला रखा है और वही हाउस फ्लाई बाहर किसी कंटामिनेटेड चीज़ पे बैठी होगी, वही हमारे घर आके हमारे खाने के ऊपर बैठ गई और वो खाना हमने खा लिया, तो वो डिसीज़ हमारी बॉडी में कम्युनिकेट हो गया। तो जो हाउस फ्लाई है वो उस डिसीज़ को कैरी करती है, तो एक कैरियर की तरह काम करती है। तो सही ऑप्शन है हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। तो अगर आपने देखा होगा तो कभी भी इडली बनानी होगी अगर सुबह ब्रेकफास्ट में, तो क्या किया जाता है, रात को ही उसका जो बैटर है रात को ही प्रिपेयर कर लिया जाता है, और रात को प्रिपेयर करके उसको रखा जाता है कम से कम 12 आवर्स या मिनिमम 8 आवर्स के लिए, ताकि वो फर्मेंट हो सके। तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, उसमें यीस्ट ग्रो होते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते यीस्ट ही हैं। तो अगर फर्मेंटेशन कराना है उस इडली के बैटर में या डोसे के बैटर में या ब्रेड बनाने के लिए, तो उसमें यीस्ट का मौजूद होना ज़रूरी है। तो सही आंसर है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। Next question is, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Any day like that is very clear, alcohol को बनाते ही कैसे हैं हम, sugar से हम alcohol बनाते हैं, और जिस process से बनाते हैं उस process को हम fermentation कहते हैं. So moving on to next question. मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो बेसिकली यहाँ हमें मैच द कॉलम करना है, जो ए में ऑर्गेनिजम्स दिए हैं हमको बी में वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे मैच करना है। तो पहला ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। तो देखते हैं इन सारे एक्शंस में से ऐसा कौन सा एक्शन है जो बैक्टीरिया परफॉर्म करता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन नहीं, हमने पढ़ा था बायोलॉजिकली दो चीज़ों से हमें नाइट्रोजन हम फिक्स कर सकते हैं। एक या तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में उनके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, या तो इनके पास वो कैपेसिटी है नाइट्रोजन फिक्स करने की, या तो साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। तो ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास कैपेसिटी है नाइट्रोजन फिक्स करने की। तो यहाँ पे फिक्सिंग नाइट्रोजन का आंसर होगा राइजोबियम, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। उसके बाद सेटिंग ऑफ कर्ड। तो क्या होता है, अगर दूध लिया हमने और उसमें हम थोड़ा सा कर्ड डाल दें या थोड़ा सा नींबू डाल दें, तो वो दही में बन जाता है, पूरा का पूरा वो कर्ड बन जाता है। तो ये कैसे बनता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क में जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया पूरा का पूरे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन ही था कॉलम ए में, वो लैक्टोबैसिलस था। तो उसका जो सही एक्शन है वो है सेटिंग ऑफ कर्ड। तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देती हूँ। उसके बाद बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड को बेक करने में कौन हेल्प करता है? यीस्ट हेल्प करता है। हमने पहले भी पढ़ा था यीस्ट क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। अल्कोहल, अगर शुगर से हमें अल्कोहल बनाना हो तो उसमें हमें यीस्ट हेल्प करेगा। अगर हमें ब्रेड बनानी हो उसमें भी यीस्ट हेल्प करेगा। तो ये सब यीस्ट के फंक्शंस हैं। तो यीस्ट फोर्थ नंबर पे दिया है कॉलम ए में, तो यहाँ पे मैं बेकिंग ऑफ ब्रेड पे फोर्थ लिख देती हूँ। कॉजिंग मलेरिया, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था मलेरिया कॉज करता है मॉस्किटो हमेशा, और वो भी कौन सा प्रिसाइजली, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और मॉस्किटो होता क्या है, प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोन मीन्स एनिमल। तो मॉस्किटो एक प्रिमिटिव एनिमल है जो मलेरिया कॉज करता है। तो फिफ्थ नंबर पे कॉलम ए में हमें प्रोटोजोन दिया था, तो यहाँ डी के सामने मैं फिफ्थ लिख देती हूँ। कॉजिंग कॉलेरा, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कॉलेरा कौन कॉज करता है, एक बैक्टीरिया। तो हमें फर्स्ट का आंसर मिल चुका है। कॉलम ए में हमें बैक्टीरिया दिया था, और बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, कॉलेरा। तो यहाँ मैं फर्स्ट लिख देती हूँ। कॉजिंग एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम है ये एक वायरस कॉज करता है, और उस वायरस का नाम होता है HIV। HIV वायरस, जिसको ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। ओके, तो कॉलम ए में वायरस 6 नंबर पे दिया है और उसी के सामने कॉजिंग एड्स दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप आंसर्स चेक कर सकते हो। बैक्टीरिया कॉज करता है कोलेरा, राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड में रहता है वो सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है, यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है, अब प्रोटोजोन जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो मलेरिया कॉज करता है, और वायरस कॉज करता है एड्स, और वो वायरस कौन सा है, HIV वायरस। Moving on to next question, can a microorganisms be seen with the naked eyes? If not, how can they be seen? तो ये हमने पहले फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो का मतलब क्या है, बहुत स्मॉल, वेरी टाइनी, ओके, वेरी टाइनी, यू कैंट सी देम विद नेकेड आइज। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में डिस्कस किया था, जो कि माइक्रोस्कोप है। So answer is no, a microorganism is too small to be seen with the unaided naked eye. They can be seen with the help of microscope. Microscope का मतलब ही है, माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल, स्कोप मतलब होता है स्टडी। तो जब बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हो तो उस स्टडी के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से जो मेजर ग्रुप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, यानी कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है। अगर हम हमारी बॉडी देखें, या हमारी बॉडी रहने दीजिए, एक मॉस्किटो, एक छोटे से मच्छर की, एक छोटी सी चींटी की बॉडी भी देखें ना, तो वो भी मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बनी है। लेकिन बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, तो अब आप सोच सकते हैं ये कितने छोटे होते हैं। ओके, और दूसरी चीज़, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनमें बहुत प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। उसके बाद तो मैं ये रीड करती हूँ, दीज आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट्स। अलग अलग एनवायरमेंट पे रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं, यानी जहाँ पे ऑप्टिमल टेम्परेचर हो। तो अलग अलग क्लाइमेट्स में ये रहते हैं। उसके बाद दे मे बी स्फेरिकल, के अलग अलग शेप्स के होते हैं। ओके, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। दे कैन बी रॉड शेप्ड जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस। ये स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरलम। और एक और शेप होता है, ये कॉमा शेप के भी होते हैं। कॉमा शेप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको विब्रो कहते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन व्हाट अ कॉमा लुक्स लाइक। तो इस शेप के भी ये होते हैं जिनको विब्रो कहते हैं। तो जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है फंजाई। तो अगर आपको पता हो कि जो मशरूम होता है जो आप खाते हैं, तो वो मशरूम भी एक टाइप का फंजाई ही होता है। कुछ इस तरीके का मशरूम होता है जो काफ़ी लोग खाते हैं, तो ये भी एक टाइप का फंजाई होता है। फिर अगर बारिश के टाइम में देखें तो ब्रेड को अगर थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया जाए और किसी क्लोज्ड जगह पे जहाँ उसको बहुत ज़्यादा एयर नहीं मिल रही है वहाँ रख दिया जाए, ब्रेड या फिर रोटी कुछ भी रख सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के या कुछ वाइट कलर के हेयरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उनको हम फंजाई कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि फंजाई आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो वो जो हेयरी स्ट्रक्चर हमको ब्रेड में दिखते हैं वो और कुछ नहीं, फंजाई ही होते हैं। उनके फिलामेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे हेयर्स। उसके बाद फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब उनका न्यूक्लियस, तो इनका बहुत प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। वहीं पे फंजाई का जो है वो वेल डेवलप्ड परफेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसा न्यूक्लियस होता है, जिसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनमें वो परफेक्ट न्यूक्लियस होता है। यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब फिर से कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद इनका फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये हेयरी होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। हमने बैक्टीरिया में देखा था कि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो एक ही सेल से बनते हैं, बट जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से बनते हैं।
अब जो नेक्स्ट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उसे प्रोटोजोआ कहते हैं. प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल्स. दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स. दीज आर ऑल्सो यूकैरियोटिक विदाउट एनी सेल वॉल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम. तो ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं. जैसे अगर आपने अमीबा देखा हो, तो अमीबा बहुत ही इस टाइप का इर्रेगुलर शेप का होता है. ये मूवमेंट के लिए इसके पास जूडोपोडिया होता है. इसके पास न्यूक्लियस होता है जो कि वेल डेवलप्ड होता है, यानी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है. तो एक ये जो अमीबा है ये बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे एडवांस्ड ऑर्गन्स नहीं है. उसके बाद ये बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट्स में एग्जिस्ट करता है. फिर उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है वो है पैरामीशियम. पैरामीशियम कुछ इस शेप का होता है. इसकी पूरी बॉडी में सीलिया होता है. सीलिया बेसिकली मूवमेंट के लिए यूज़ होता है. जैसे कि अमीबा के पास जूडोपोडिया होता है मूवमेंट के लिए, वैसे पैरामीशियम के पास सीलिया होता है मूवमेंट के लिए. फिर नेक्स्ट क्लास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है वो है एल्गे. दीज आर यूकैरियोटिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोटिक मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो एडवांस्ड है, प्रिमिटिव नहीं है. एक्वेटिक यानी कि ये पानी में रहते हैं. दैट हैव द एबिलिटी टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो दिस वाज द चेंजिंग पॉइंट, क्योंकि अभी तक पढ़ा था हमने कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब डिपेंडेंट होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. और हमने पढ़ा था अभी तक प्लांट्स ही हैं जो खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं. लेकिन पहली बार देखा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गे. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड, ब्राउन, फायर, गोल्डन ब्राउन एल्गे. तो एल्गे में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उसके बाद फिफ्थ क्लास जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है, जिसको एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासेस में रखते नहीं हैं बट पढ़ते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हैं. दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस organisms. Point which you have to focus here is that they are infectious organisms. अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है. तो कोरोना वायरस बहुत इन्फेक्शियस है और कम्युनिकेबल है, यानी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है. that become active and replicate only when they are inside the host organism. तो कोरोना वायरस को WHO के अकॉर्डिंग एयरबॉर्न कह दिया गया है, यानी वो एयर में प्रेजेंट होता है बट हमको दिखता नहीं है. उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेबोरेटरी में. और जब तक ये एयर में है, जब तक ये सराउंडिंग में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से. लेकिन जैसे ही उसको एक होस्ट मिल गया, होस्ट मतलब किसी की भी बॉडी, वो हमारी बॉडी भी हो सकती है, वो किसी एनिमल की बॉडी भी हो सकती है. तो जैसे ही उसको होस्ट मिल गया तो वो होस्ट की बॉडी में बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है या बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और ऐसे करके वो होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो हम ये पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. और राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जो कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में ले आते हैं और सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है. आई मीन सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस नाइट्रोजन को. फिर उसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं. तो उसकी मदद से ब्लू ग्रीन एल्गे भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म में. तो हम इसको रीड करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फिक्स्ड नाइट्रोजन. फिक्स्ड नाइट्रोजन से हमारा मतलब होता है ऐसा नाइट्रोजन विच कुड बी यूज्ड, एंड दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड बाय द plants. That's what that is about nitrogen fixing bacteria. Moving on, microorganisms that can fix nitrogen are bacteria such as Azobacter and Archaea and Azolla cyanobacteria एंड लेग्यूम राइजोबियम बैक्टीरिया जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड क्रॉप रिलेटेड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. ऑल दीज आर क्रॉप रिलेटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life. So basically यहाँ पे हमें 10 ऐसी चीज़ें बतानी है क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, यानी वो हमारे लिए फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं.
तो वन बाय वन हम वो सारी लाइंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलियम। ओके, तो पेनिसिलियम एक फंगस है। हमें पता है सारे फंजाई जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो पेनिसिलियम एक फंगस है जो कि हेल्प करती है एंटीबायोटिक्स को बनाने में, और उस एंटीबायोटिक जिसको ये हेल्प करती है बनाने में उसका नाम है पेनिसिलिन। तो अब एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको किल करने का काम होता है एंटीबायोटिक्स का। तो अब आप खुद सोचो कितना यूज़फुल है एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ में। Second point, microorganisms are used in the making of wine by fermentation of sugar. तो वाइन या अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है? शुगर को फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू अपन अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं या वाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है हमें वो यीस्ट होता है, और यीस्ट भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सेकेंड यूज़ यीस्ट का क्या हो गया कि ये वाइन या फिर अल्कोहल प्रिपरेशन में हेल्प करता है। थर्ड use, microorganisms such as rhizobium, which is a bacteria which is present in the root nodules of leguminous plant. We already know all that. So this help in increasing the fertility of the soil by fixing nitrogen. तो एक soil की fertility के लिए हमको 3 nutrients चाहिए, बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी हम ये एन, पी और के। तो नाइट्रोजन देने में हमें अगर कोई हेल्प करता है या डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल को ट्रांसफ़र करने में कोई हेल्प करता है तो वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। राइजोबियम भी काउंट कर सकते हैं यहाँ, और एक और साइनोबैक्टीरिया वो भी यहाँ काउंट कर सकते हैं। फिर microorganisms are involved in the sewage disposal areas for decomposition, production of manures and reduction of pollution. Okay, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ये होता है ऐसा वेस्ट जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने वाले जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो भी वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो भी सब्जियों का वेस्ट होता है या फिर पेपर हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं अगर ये ऐसे ही एनवायरनमेंट में ऐसे ही सॉइल में छोड़ दें तो वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाती है, और उनको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया ने जो डिकम्पोजिशन किया उससे हमको क्या क्या मिला, उससे रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन हुआ डेफिनेटली, क्योंकि ये सारा वेस्ट कहाँ जाता, डिकम्पोजिशन की वजह से जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हुआ। दूसरी चीज़ जो हमको मिली वो था प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर्स। अगर आपको याद हो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम। तो उसमें क्या करते थे, एक गड्ढे में सारा प्लांट और एनिमल वेस्ट डाल देते थे और उसको कवर कर देते थे, और कुछ दिनों में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से वो क्या बन जाता था, मैन्योर। तो हमको दो चीज़ और में हेल्प करी, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, बैक्टीरिया ने, एक तो मैन्योर प्रिपरेशन में, दूसरा पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। They are used as preservatives for various food items which we consume in our daily lives. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मतलब कोई भी फूड आइटम है, कोई भी खाना है, वो कुछ टाइम बाद उसकी कुछ समय की ही लाइफ होती है, ओके, मैक्सिमम 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, नेचुरली उसकी इतनी लाइफ होती है। लेकिन अगर हम उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाल दें तो वो हम बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वैसी चीज़ों को प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि आपने अगर पिकल देखा हो, अचार, अचार को हम एक एक दो दो साल तक भी स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें वैसे नेचुरली बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस रेप्लिकेट्स इन मिल्क एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ओके, तो अगर आपने देखा हो दही बनाने का प्रोसेस, अगर आपने घर पे कभी दही बनाया हो तो ऐसा करते हैं कि दूध लेते हैं और दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच दही डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, और उसको कुछ टाइम तक अगर रख देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर में, यानी उसको रूम टेम्परेचर ही चाहिए होता है, इसलिए ठंड में वो जम नहीं पाता है, तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास में रख दें तो वो पूरा का पूरा कर्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये कर्ड फॉर्मेशन में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो होता है लैक्टोबैसिलस।
तो ये बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये भी यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद दे आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन्स फॉर वेरियस डिसीजेस। वैक्सीन्स क्या होती हैं ऐसी, ये वैक्सीन्स में बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर आपने सुना हो पोलियो की वैक्सीन है, तो कई लोगों को पोलियो हो जाता है, तो वो उनका एक पैर में कुछ ऐसा डिसीज़ आ जाता है, पोलियो वायरस आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं। तो इन सारे डिसीज़ के लिए वैक्सीन्स होती हैं जो कि इन चीज़ों को हमारी बॉडी में आने से रोकती हैं। तो इसलिए भी ये वायरसेस हमारे लिए यूज़फुल हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही वैक्सीन्स बनती हैं। उसके बाद पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज डायटम्स। पेट्रोलियम जैसे कोल हो गया, हमारा डीजल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। तो ये भी हमारे लिए यूज़फुल है, हमारी व्हीकल्स पेट्रोलियम से ही चलती है। उसके बाद सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, जब क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम वीडिसाइड्स यूज़ करते थे वीड्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते थे इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं ये भी हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट वाइटामिन B12 इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ फंजाई। ओके, तो विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन है हमारी बॉडी का, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये इसकी जो प्रिपरेशन होती है ये एक फंजाई की हेल्प से होती है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये 10 पॉइंट्स पढ़ने के बाद बहुत क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में कितने यूजफुल हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे एक्ट एज आर फ्रेंड्स, हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब हम पढ़ेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस, हाउ दे एक्ट एज अ फोe फॉर अस। So microorganisms are harmful in many ways. They are the sources of various diseases. हमें पता है microorganisms, जैसे अगर मैं वायरस लूँ तो वायरस HIV वायरस हमने मैच द कॉलम में देखा था कि वो एड्स कॉज करता है। उसके बाद अगर मैं प्रोटोजोन्स में कंसिडर करूँ तो मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होता है। फीमेल एनोफिलीज एक कैरियर की तरह काम करती है मलेरिया के वायरस को ट्रांसफ़र करने में। फिर उसके बाद जैसे हम कॉलेरा देखें तो कॉलेरा एक बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी में कई डिसीजेज़ भी हार्म करते हैं, सिर्फ हमारे एनिमल या ह्यूमन बॉडी में नहीं, प्लांट्स में भी ये कई डिसीजेज़ कॉज करते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर एक डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर टोबैको मोज़ाइक वायरस एक डिसीज़ है जो कि TMV वायरस कॉज करता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस कॉज करते हैं। द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं। ओके, देयर कुड बी बैक्टीरिया, देयर कुड बी एल्गी, देयर कुड बी प्रोटोजोन्स, देयर कुड बी वायरसेस, देयर कुड बी फंजाई। लेकिन इन सारी क्लासेस में ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजन। सब नहीं करते हैं, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, कुछ पर्टिकुलर वायरसेस, तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटोजोन्स कुछ कॉज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू वेरियस मीडियम्स सच एज एयर। जैसे अभी हम देखें तो कोरोना वायरस को एयरबॉर्न वायरस कह दिया है कि वो एयर में प्रेजेंट होता है। वाटर, अगर हम देखें तो टाइफाइड जो वायरस कॉज करता है वो वाटर से स्प्रेड होता है। फिर फूड, कई बार कंटामिनेटेड फूड खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि फूड में ऐसे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ करते हैं। और इवन ट्रांसमिटिंग एजेंट्स सच एज इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई मक्खी भी जो होती है वो भी बहुत एक प्रोमिनेंट एजेंट है डिसीज़ ट्रांसमिट करने का। वो मक्खी बाहर किसी कंटामिनेटेड चीज़ पे बैठ के आकर हमारे घर पे खाने पे बैठ जाती है, तो वो ट्रांसफ़र कर देती है वो गंदे बैक्टीरियाज को। These transmitting agents carry various harmful microbes and these enter our body causing diseases.
Cholera, common cold, chicken pox, and tuberculosis are examples of some communicable diseases. What do you mean by communicable diseases? Diseases which can communicate, diseases which can get transferred from one body to another. तो ये सारे जो examples हैं ये communicable diseases के example हैं. जैसे cholera, ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है cholera disease. common cold एक वायरस, common cold वायरस कॉज करता है जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं. चिकन पॉक्स जिसे मीजल्स भी कहते हैं, ये भी एक वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक एयरबॉर्न बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. टाइफाइड, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इज़ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया. पोलियोमाइलिटिस, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था, इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड वाटर. रिंग वॉर्म इज़ कॉज्ड बाय फंगस ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. तो रिंग वॉर्म एक बेसिकली रिंग वॉर्म कॉज करता है, एक स्किन डिसीज़ कॉज करता है. और ये रिंग वॉर्म जो डिसीज़ है ये एक फंगस के थ्रू लगता है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से लगता है. डायरेक्टली अगर किसी कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिसीज़ है, अगर हमने उसको टच कर लिया तो वो हमें भी हो जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस आ जाते हैं, कुछ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. तो उनको किल करने के लिए हम अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक्स लेते हैं. वो भी हम डिराइव करते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हैं. तो अब हम पढ़ेंगे. An antibiotic is a chemical compound that slows down or prevents the growth of disease-causing microorganisms. Disease-causing microorganisms को हम pathogens भी कहते हैं. तो इसकी growth या तो prevent करता है antibiotic या slow down करता है. The precaution that must be taken while taking antibiotics are that antibiotics must not be taken when you do not need them, otherwise it may lead to antibiotic resistance. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है? तो एंटीबायोटिक अभी तक तो हमारे फ्रेंड्स की तरह काम कर रही थी, अभी तक तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल थी. हमारी बॉडी में जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आते थे उनको मारती थी. अभी तक एंटीबायोटिक्स जो थी वो इस तरीके का काम कर रही थी. लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ओवर डोसेज अगर ले लिया जाए एंटीबायोटिक्स का, तो हम जो बैक्टीरिया हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में, वो उस एंटीबायोटिक से लड़ने की जो एक हैबिट हो जाती है उनको, और फिर वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, इसलिए बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए. जैसे कि अगर किसी को कोई थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया तो उनने एंटीबायोटिक्स ले ली, इनडाइजेशन हो गया तो एंटीबायोटिक्स ले ली. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए. बॉडी को सेल्फ हील करने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेंगे तो जो बैक्टीरिया है, जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है बॉडी में, वो एक रेजिस्टेंस नेचुरली डेवलप कर लेंगे एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और फिर वो एंटीबायोटिक उन ऑर्गेनिजम्स को, उन डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस को नहीं मार सकती है. So further, antibiotics must be taken at appropriate time and in the right amount. This is very important. तो जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ओके आपको ऐसा हो गया है, ये इन्फेक्शन हो गया है, तो आप एक वीक के लिए भी एंटीबायोटिक लेना. तो हमेशा उतने ही पर्टिकुलर टाइम के लिए एंटीबायोटिक लेनी चाहिए. एक वीक से ज़्यादा बिल्कुल एक्सीड नहीं करनी चाहिए. इनफैक्ट अगर एक वीक से पहले भी वो जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है, अगर वो 5 दिन में सही हो जाता है, तो वहीं पे एंटीबायोटिक लेना ख़त्म कर देना चाहिए और उसको एकदम राइट अमाउंट में लेना चाहिए. अगर एक टैबलेट बोली है तो एक टैबलेट ही लेनी चाहिए. The antibiotics must be taken under the supervision of a doctor, and the course or dosage prescribed must be completed for the effective results. So this was the last question of this chapter. Thank you so much. Subscribe to RNJ Academy on YouTube and visit our site for more details.